वो जगदेव बाबू जिस आइडियल को लेकर, जिन आदर्श को लेकर, जिन बातों को लेकर के आगे चले थे, जब इस तरह के लोग राजनीति में आ गए जिन्होंने पूंजीवाद, परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देना शुरू किया, तो कुछ चंद लोग जिनको चमचा कहा जाए शुद्ध रूप में, वो उनके साथ इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इकट्ठे होकर के धनबल का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे राजनीति में वो आ गए, लोगों को गुमराह किया। तो लोग राजनीति करने के, देश सत्ता चलाने के योग्य नहीं थे, अयोग्य लोग थे। जैसे उत्तराधिकार में तमाम लोग आए, विदेशों में पढ़ते रहे, गरीब के यहाँ खाना कैसे बनता है, उसके यहाँ खाना कैसे, उसकी रोजी रोटी कैसे चलती है, उसके बच्चे कैसे पढ़ते लिखते हैं, वो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे। आप भी अभी चुनाव जो तमाम रैलियां हुई उस दौरान में आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि सुन के हंसी आती है कि क्या बात वो कर रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता दे दी गई, उन लोगों ने इस देश का बंटाढा किया है। आप राजनीति में भागीदारी नहीं निभाते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपके ऊपर मूर्खों का शासन होगा। जातिवाद से, परिवारवाद से और वंशवाद से कभी भी किसी समाज का या समाज के किसी एलिमेंट, किसी तत्व, जैसे किसी व्यक्ति का अथवा किसी देश का भला हुआ नहीं है। इस समय मेरे साथ हैं राजअतुल सर हैं, प्रोफेसर हैं। मैं इनसे बात करूंगा सम्यक पार्टी की जो विचारधारा, सम्यक पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को लेकर बात करेंगे। सम्यक पार्टी लगातार कहती आ रही है और करके भी दिखाया है, ना वंशवाद, ना जातिवाद, ना परिवारवाद। क्या कहेंगे सर, वंशवाद और परिवारवाद पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और कहते हैं कि स्वस्थ राजनीति देंगे, कैसे देंगे सर? वंशवाद, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति इस भारत ने स्वतंत्रता के बाद एक बहुत लंबे दौर तक देखा है और उसका जो परिणाम है वो आप हम सबके सामने है। हम ये पा रहे हैं कि जो संकल्पना संविधान निर्माताओं ने रखी थी कि जो उनके मन में ये विचार था कि ऐसा हमारा देश होगा, ऐसा हमारा समाज होगा, वो कहीं से भी पूरी होती नहीं दिख रही है। अभी कल शायद संविधान दिवस कल ही था, मनाया गया है और संविधान दिवस मनाया तो गया है, लेकिन संविधान की जो आत्मा होती है, जो स्पिरिट है, वो उसको जो भी इस समय पार्टियां देश में हैं वो कहीं से भी उसको परिपूर्ण नहीं कर पा रही हैं। जी, आपने कहा पार्टियां उसको परिपूर्ण नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कई सारे बुद्धिजीवी इसमें संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं, कह रहे हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या बाकी में संविधान, लोकतंत्र खतरे में है? उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको संविधान के बारे में एक अक्षर का ज्ञान नहीं है सर। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज होती है कि जिसको पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल वर्ग जो होता है उसी को समझ में आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ये कह दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो खतरे में है वो उसको उस हिसाब से नहीं बताते। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं इस बात को। जी, राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी का आप देख लीजिए, वो परिवारवाद से उनकी पार्टी चली और परिवारवाद के कारण आज उनकी ये स्थिति है, वंशवाद के कारण ये स्थिति है। तमाम राज्यों में, स्टेट्स में उनको लोगों ने नकार दिया और जब नकार दिया तो कहते ईवीएम खराब है, बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। आए दिन ये बात होती है, जब जीत जाते हैं जहाँ वहाँ ईवीएम तब सही हो जाता है और जब हार जाते हैं तो फिर बैलेट पेपर की बात होती है। ये दो अर्थी बातें तो बात नहीं समझ में आती ना, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन की बातें हैं। जी, तो आखिर वो क्यों, आखिर पूरा विपक्ष और कई सारे जो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी संविधान, लोकतंत्र और कहते हैं कि आरक्षण खतरे में, ऐसी बहुत सारी जो बातें चल रही हैं, किस तरह से देखते हैं चीज़ें? जो लोग आरक्षण खतरे में है या तमाम बातें कहते हैं, तमाम पार्टियों से लोग संसद में गए और संसद में जा करके उन्होंने वही काम किया जिनका प्रतिनिधित्व जिस समाज का उनको करना चाहिए था, उसका उन्होंने ना करके वहाँ जाकर किसी पार्टी के चमचे बन गए और उन्होंने देश के जो संविधान है उसको खंडित करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि अगर कहीं से सद्भावना टूट रही है, फ्रेटर्निटी हमारी गड़बड़ हो रही है, तो फिर तो इसका मतलब वो जो लोग कर रहे हैं वो सारे के सारे संविधान विरोधी लोग हैं। संविधान विरोधी लोग हैं? बिल्कुल संविधान विरोधी हैं। कैसे कह सकते हैं? वो संविधान की रखवाले लोग हैं। आप संविधान के रखवाले तो तब होते जब देश में उनके कार्यों से बंधुता आती, फ्रेटर्निटी की बात होती, और अगर से कहीं से उनके बातों से फ्रेटर्निटी गड़बड़ हो रही, बंधुता गड़बड़ हो रही है, तो वो संविधान विरोधी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी संविधान विरोधी हैं, ये जाति जनगणना नहीं कराने देना चाहते हैं। मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूँ, सामाजिक न्याय मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गया, ऐसी बातें हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय की बात बहुत पहले से लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। उनकी पार्टी इतने दिनों थी, कहाँ सामाजिक न्याय मिला भाई, कहाँ राजनीतिक न्याय मिला,
मैं तो कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि एक बार हरियाणा में चुनाव हुआ, पिछड़े वर्ग को मात्र 1 सीट मिली थी 70 सीट में। अब बताइए कि इससे कहाँ सामाजिक न्याय हो रहा है। आर्थिक न्याय की आप बात कर लीजिए, आप आंकड़ा उठा करके देश में देख लीजिए, जितने ज़्यादा गरीब लोग हैं, जितने ज़्यादा मजलूम लोग हैं, वो सामाजिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, वही लोग हैं। आप सेवा में देख लीजिए, सरकारी सेवाओं में आप देख लीजिए, आज भी पार्शियलिटी चल रही है। तो न्याय कहाँ हुआ, जस्टिफिकेशन कहाँ हो रहा है? जी, आप परिवारवाद और जातिवाद की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए, जिस तरह से वहाँ पे बीजेपी की जीत हुई और जो कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां थीं उनका कह रहे विखंडन हुआ, जैसे कि शरद पवार एनसीपी और शिवसेना, इन दोनों का, तो क्या ये भी एक तानाशाही जो परिवारवाद उसी का नतीजा है क्या? कहीं कहीं इन सारे चीज़ों के पीछे एक पैसे का खेल होता है। अच्छा, जो पैसे वाले लोग हैं वो राजनीति में एक अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि समाज के निचले लोग ऊपर जो है राजनीति में न आए। जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, जहाँ से समाज के लिए एक नई व्यवस्था कायम होने की जगह है, उस जगह पर निचले दर्जे के लोगों को, मजलूमों को, गरीबों को वहाँ आने से रोकने के लिए सारे प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसमें पैसे का खुला खेल चलता है। आप भारतीय राजनीति में देख लीजिए और स्पेशली आप महाराष्ट्र की राजनीति में देख लीजिए, वहाँ तो भाई पैसे का खुला खेल है। जो लोग सत्ता में थे उन्होंने महाराष्ट्र को खूब लूटा। मुख्यमंत्री बनने के लिए जो जोड़ तोड़ की कोशिश की जाती है वहाँ, उसके पीछे यही खेल होता है हमेशा। पूरे देश में लगभग क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दल जो हैं वो एक जाति के, मतलब कह सकते हैं कि वो सबकी बात करते हैं, लेकिन एक परिवार द्वारा संचालित हैं लगभग पूरे देश में। वो लोग अपनी अपनी जाति के लोग से कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं, तो वो सम्यक पार्टी से कैसे कनेक्ट होंगे? क्यों वो अपने जाति के लोगों को छोड़ के आपके पास आएंगे? ये संघर्ष का रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता हमको चलना है। इस बात को लोगों को हम समझाएंगे, बताएंगे कि जातिवाद से, परिवारवाद से और वंशवाद से कभी भी किसी समाज का या समाज के किसी एलिमेंट, किसी तत्व, जैसे किसी व्यक्ति का अथवा किसी देश का भला हुआ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, उन लोगों ने उसमें जिन भावनाओं को रखा है उसको हम पूरा तभी कर सकते हैं जब हम इन सारी चीज़ों को छोड़ेंगे और दूसरी तरफ चलेंगे। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। एक दार्शनिक था प्लेटो, उसने कहा कि इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स बी रेडी टू बी रूल्ड बाय इन्फीरियर्स, कि अगर से आप राजनीति में भागीदारी नहीं निभाते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपके ऊपर मूर्खों का शासन होगा। भारत की जो आज की स्थिति है, इसको अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें जो लोग राजनीति करने के, देश सत्ता चलाने के योग्य नहीं थे, अयोग्य लोग थे, जैसे उत्तराधिकार में तमाम लोग आए, विदेशों में पढ़ते रहे, गरीब के यहाँ खाना कैसे बनता है, उसके यहाँ खाना कैसे, उसकी रोजी रोटी कैसे चलती है, उसके बच्चे कैसे पढ़ते लिखते हैं, उनके यहाँ बेटे बेटियों का शादी विवाह कैसे होता, उसका उनको अल्प ज्ञान भी नहीं था। वो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे। आप भी अभी चुनाव जो तमाम रैलियां हुई उस दौरान में आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि सुन के हंसी आती है कि क्या बात वो कर रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता दे दी गई और उन लोगों ने इस देश का बंटाधार किया है। आज से लगभग अगर देखा जाए तो 50 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो बिहार की धरती से बाबू जगदेव प्रसाद जी ने, जो आज जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत इस देश में बाबू जगदेव प्रसाद जी ने लगभग की थी। जब पार्टी बनाई तो अध्यक्ष नहीं बने और मुख्यमंत्री का नंबर आया तो मुख्यमंत्री बने। उनकी पार्टी से भी कई सारे विधायक चुन के आए, उत्तर प्रदेश से भी और बिहार से भी। उस पार्टी के क्या खत्म होने का कारण रहा और आप लोग किस तरह से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? उस समय में और आज के समय में क्या अंतर देखते हैं? जगदेव बाबू को भारत लेनिन के नाम से जाना जाता है।
लेनिन को अगर जिसने पढ़ा होगा, लेनिन को, जगदेव बाबू को, ये पढ़ने, जानने और समझने की चीज़ है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जगदेव बाबू को अभी बहुत कम लोग जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। हमारी पार्टी ने उनको अपनी मैनिफेस्टो में रखा है और हमने उनको अपना आइडियल माना है। जगदेव बाबू उस जगह से पैदा हुए थे, उस कौम में पैदा हुए थे, ऐसी स्थिति में वो पैदा हुए थे जिन्होंने बहुत सारे संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। सामाजिक भेदभाव झेला उन्होंने, आर्थिक स्थिति उनके बिल्कुल विपरीत थी और इस तरह से वो आगे आए। और उन्होंने राजनीति में जब आए तो उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं ऐसा परिवर्तन ले आऊँगा जिससे जो दलित, पिछड़ी और इस तरह की जातियाँ हैं वो सत्ता के शिखर पर होंगी और वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होंगी। और उन्होंने ताबड़तोड़ परिवर्तन किया। जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने ऐसा परिवर्तन किया, ये चीज़ें बहुत सारे राजनीति में जो उस समय स्टैब्लिश लोग थे उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। अब बात रही है कि हम उनको अपने राजनीति में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको तो हम लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में, चूंकि वो आम पब्लिक से आम लोगों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जगदेव बाबू को अगर हम लोगों के बीच में चर्चा करेंगे तो उनकी बात सारे लोग सुनेंगे, समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। अभी तो इस बात के लिए आप कह रहे हैं ये डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर के बारे में तो लोग यूपी में जानते तक नहीं थे। एक सरकार जब पिछले समय आई, जब उन लोगों ने थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना शुरू किया, किताबें आई तो लोग जान गए। इसका भी प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे, उनके बारे में जगह जगह गोष्ठियाँ करेंगे, सेमिनार करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनकी बातों को हम लोग आगे ले जाएंगे और उनके विचारों का, उनके सपनों का भारत बनाएंगे। आपने कहा कि अंबेडकर साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। बाबू जगदेव प्रसाद जी की जो पार्टी है वो खत्म हो गई, लेकिन उनके बाद से परिवारवाद की जो पार्टियां वो कहीं ना कहीं राज्यों में अभी भी स्टेबल हैं। आप उस समय बाबू जगदेव प्रसाद जी की हत्या हो गई, संगठन उनका नहीं या जो भी वजह रही हूँ, क्या आप लोग जो उस समय जो शोषित वंचितों की जो एक यूनिटी थी, जो यूनिटी को लेकर वो चल रहे थे, उसको लेके आप लोगों की क्या, किस तरह से आप लोग उससे सीख के क्या आप आगे बढ़ेंगे? क्यों उस समय तो वो चीज़ नहीं हो पाई, उस समय तक ही होके, लेकिन उसके बाद जातिवाद परिवारवाद की पार्टियां पनप गई। देखिए, इस राजनीति के इस बीच के दौर में ये देखा गया कि वो पार्टियां, वो जगदेव बाबू जिस आइडियल को लेकर, जिन आदर्श को लेकर, जिन बातों को लेकर के आगे चले थे, जब इस तरह के लोग राजनीति में आ गए जिन्होंने पूंजीवाद, परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देना शुरू किया, तो कुछ चंद लोग जिनको चमचा कहा जाए शुद्ध रूप में, वो उनके साथ इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इकट्ठे होकर के धन बल का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे राजनीति में वो आ गए, लोगों को गुमराह किया। भाई देखिए, हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है और जो पढ़े लिखे भी हैं उनकी शिक्षा सही नहीं हुई है। तो जब उनकी एजुकेशन सही नहीं है तो उनकी सोच समझ सही नहीं है और उनको बहलाया फुसलाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। इस बहकावे में आकर के लोग उनकी तरफ, अभी देखिए तमाम नीतियां हैं, जो गरीब आदमी होता है उसके लिए जो तुच्छ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ही उनको मिल जाए, 5 किलो गल्ला राशन की बात है। अब राशन के नाम पर लोग, ये क्या है, आप उनको उनका अधिकार नहीं देना चाहते। सबसे बड़ी बात तो राजनीति में अधिकार की होती है, जिसके पास अधिकार होता है वो सब कुछ कर सकता है और जिसके पास अधिकार नहीं है उसका शोषण होता है। समाज में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक शोषित होता है, एक शोषक होता है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो हम इसका अंत करेंगे और इसका अंत करने के लिए ज़रूरी है कि लोग जो राजनीति की मुख्य धारा में नहीं है वो इसमें शामिल हों और उसके साथ ही साथ इन सारी चीज़ों का प्रतिकार करते हुए हम राजनीति के उस उच्चतम आदर्श तक जाएंगे, उस उच्चतम स्थान तक जाएंगे जिसकी कल्पना की जाती है और हम ये करके दिखाएंगे। आपने सुना, हमारे साथ थे राजतुल सर ने कहा कि जिन लोग राजनीति के मुख्य धारा में नहीं है उनको वहाँ तक लेके जाएंगे और राजनीति के उच्चतम शिखर तक जाएंगे।